हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वनडे परीक्षा के लिए हिंदी व्याकरण पढ़ने आए हुए हैं और मैं आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाऊंगा जो टेट, सुपर टेट और लेखपाल, कांस्टेबल, यूपीएसआई जैसी परीक्षाओं में बहुत ही उपयोगी है। हिंदी व्याकरण की शुरुआत वर्ण नामक चैप्टर से होती है और वर्ण जो है वो पूरे के पूरे व्याकरण की आधारशिला है और यहीं से व्याकरण की शुरुआत होती है। वर्ण को हम देखते हैं, वर्ण की परिभाषा अगर कोई आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि मुंह से निकलने वाली ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह को वर्ण कहते हैं। क्या मैंने बताया कि वर्ण, मुख से निकलने वाली ध्वनियों के प्रतीक चिन्ह को हम वर्ण कहते हैं और इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब पूरे के पूरे वर्णों को व्यवस्थित समूह में बैठाया जाता है, स्वर और व्यंजन में बांट करके पूरे के पूरे व्यवस्थित समूह में बैठाया जाता है पूरे के पूरे 52 वर्णों को, तो उन 52 वर्णों के समूह को, व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। यहाँ से जो पहला प्रश्न उठता है, परीक्षाओं में न जाने कितनी बार पूछा हुआ है कि हिंदी में वर्णमाला में कितने वर्ण आते हैं, तो आपका जो उत्तर होगा वो होगा 52 वर्ण। मतलब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 52। अब ये जो वर्णमाला है वो दो भागों में बटी हुई है। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो अब स्वर की बात करते हैं तो कई किताबों में यहां से प्रश्न बनता है परीक्षाओं में कि स्वर की संख्या कितनी है। तो कई किताबों में आप देखेंगे तो कहीं 13 मिलेगा, कहीं 11 मिलेगा। विद्यार्थी बड़ा ही कंफ्यूजन में रहता है कि 13 होगा कि 11 होगा। तो जब भी परीक्षा में आपसे सवाल पूछे और ऑप्शन में 11 लिखा हो तो आप आंख मूंद करके 11 पे ट्रिक करिए, क्योंकि स्वर की संख्या जो है वो 11 ही होती है। अब यहाँ पे स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वर की परिभाषा आमतौर पे किताबों में दी हुई है कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की जरूरत न पड़े उन्हें हम स्वर कहते हैं। लेकिन जब भी आपसे कोई स्वर की परिभाषा पूछे तो आप उसे ये बताएंगे कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब कहीं कोई अवरोध या बाधा प्राप्त न हो उसे हम स्वर कहते हैं। जब मुख से निकलने वाली ध्वनियों को कहीं कोई अवरोध या बाधा प्राप्त न हो उसे हम स्वर कहते हैं। इसकी दो और विशेषताएं हैं। जो दूसरी विशेषता है वो ये है कि पूरे के पूरे वर्णमाला में मात्रा लगाने का जो अधिकार है वो सिर्फ और सिर्फ स्वर के पास है। पहली विशेषता मैंने बताई कि मुख से निकलने वाली जो ध्वनि है और ध्वनि के साथ जो वायु है उसे कहीं कोई अवरोध या बाधा प्राप्त नहीं होगी, पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता ये है कि इन ध्वनियों के उच्चारण, इन स्वरों के पास ही मात्रा लगाने का अधिकार प्राप्त है। और जो तीसरी विशेषता है वो ये है कि स्वर वर्ण स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण के सहयोग की आवश्यकता नहीं होती है। ये इसकी कुल 3 विशेषताएं हैं। अब बात आती है स्वर की कि स्वरों की संख्या कितनी है। तो मैंने अभी बताया आपको कि स्वर की संख्या कितनी है, 11। तो जब भी परीक्षा में आपसे पूछा जाए कि स्वर की संख्या कितनी है तो आप 11 बताएंगे। अब यहाँ से जो प्रश्नों का सिलसिला शुरू होता है कि स्वरों का वर्गीकरण की बात होती है। यहाँ से स्वर ये पूछा जाता है परीक्षाओं में कि स्वर का उच्चारण स्थान क्या है, मात्रा के आधार पर स्वरों की स्वर कितने प्रकार के होते हैं, इत्यादि इत्यादि। जिसमें हम पहला देखते हैं कि जब स्वर का वर्गीकरण हम करेंगे तो जो इसका हमारा पहला वर्गीकरण है, 5 आधारों पर कुल स्वर का वर्गीकरण किया जाता है। ये हमें समझने की जरूरत है कि स्वर का पूरा वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया है, जिसमें पहला है उच्चारण स्थान, दूसरा है मात्रा के आधार पर, तीसरा है जिह्वा के आधार पर, चौथा है मुख विवर के आधार पर और छठवां है ओष्ठ की आकृति के आधार पर, जिसे हम वर्तुल या अवर्तुल कहते हैं या वृत्ताकार या अवृत्ताकार कहते हैं। मैं एक चीज और आपको यहाँ पे स्वर के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मैंने अभी जब परिभाषा में बता रहा था तो उसमें यह बता रहा था कि जब मुख से निकलने वाली ध्वनि और वायु,
क्या शब्द मैंने बोला? बोला ध्वनि और वायु, इनमें कहीं कोई अवरोध या बाधा प्राप्त न हो। यह कैसे पता चलेगा हमें कि अवरोध या बाधा प्राप्त हो रही है अथवा नहीं? कई बार मैंने अध्यापकों को की क्लासों में भी देखा है, यूट्यूब पे वीडियो भी देखा है कि उन पर इस तथ्य पर चर्चा नहीं की जाती है कि आखिर कैसे अवरोध प्राप्त हो रहा है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि अवरोध हमें प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं प्राप्त हो रहा है? इसके लिए हम थोड़ा सा व्यंजन की तरफ बढ़ते हैं। हम बोल के देखते हैं च छ ज झ इया। जब हम च छ ज झ इया बोल के देखते हैं, हम ट ठ ड ढ ड़ बोल करके देखते हैं, तो हम ये महसूस करेंगे कि हमारी जिह्वा कभी तालु को स्पर्श कर रही है, कभी मूर्धा को स्पर्श कर रही है। पूरे के पूरे च वर्ग की पांचों ध्वनियों को बोलते समय हम ये महसूस करते हैं कि हमारी जिह्वा पूरी की पूरी तालु में जाकर के स्पर्श हो जा रही है। और जब हम ट वर्ग की ध्वनियों को बोल रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि हमारी जिह्वा मूर्धा को बार बार स्पर्श कर रही है। तो जब जब जिह्वा मुख के भीतर किसी हिस्से को स्पर्श करेगी, तब तब मुख से निकलने वाली ध्वनि और वायु दोनों को अवरोध या बाधा प्राप्त होगी। मुझे लगता है बात समझ में आ गई होगी कि जो स्वर की परिभाषा में मैंने आपको बताया था, अभी बताया हूं कि मुख से निकलने वाली ध्वनि और वायु दोनों को जब अवरोध या बाधा प्राप्त न हो तो क ख अ आ ई उ ऊ ए री ए ओ उच्चारण के दौरान हम ये देखते हैं कि जिह्वा री को छोड़ करके किसी अन्य वर्ण के उच्चारण में कहीं भी स्पर्श नहीं कर रही है। अर्थात जब स्पर्श नहीं कर रही है तो फिर अवरोध या बाधा भी प्राप्त नहीं हो रही है। अब बात री की आ गई कि री इसका मतलब स्पर्श कर रहा है, तो वो स्वर है अथवा नहीं है। इसकी चर्चा अभी हम आगे करेंगे। अभी मैं बता रहा था आपको कि स्वर का जो वर्गीकरण है वो 5 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। पहला उच्चारण स्थान के आधार पर, दूसरा मात्रा के आधार पर, तीसरा जिह्वा की स्थिति के आधार पर, चौथा मुख विवर की स्थिति के आधार पर, और पांचवां होस्ट की स्थिति के आधार पर, जिसमें मैंने बताया था कि वृत्ताकार जब होठ गोल होते हैं तो उन्हें हम वृत्ताकार स्वर या वर्तुल स्वर कहते हैं, और जब होठ फैले हुए रहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण के दौरान उन्हें अवृत्ताकार या अवर्तुल कहते हैं। तो यहाँ पर मैं जो पहला वर्गीकरण है स्वर का, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान के आधार पर इसमें जो पहला नंबर आता है वो आता है कंठ का। जब हम आ बोलते हैं, आ, तो हमारे ये ध्वनि कंठ से निकलती है। जब हम ई बोलते हैं तो ई के उच्चारण में जो मुख से निकलने वाली जो वायु है वो जिह्वा और तालु के बीच से होकर के जाती है। जब आप ई बोलेंगे तो जिह्वा तालु को स्पर्श करना चाहेगी लेकिन स्पर्श नहीं करती है। बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा कि जब हम ई बोलते हैं तो जिह्वा तालु को स्पर्श करना चाहती है लेकिन स्पर्श नहीं करती है, इसलिए ई का जो उच्चारण स्थान है वो तालव्य है। मैंने आ की चर्चा की थी। आ कंठ हो गया, दूसरा मैंने ई की चर्चा की। मैंने बताया आपको कि ई के उच्चारण में जो वायु है, ई जब हम बोल रहे हैं
तो मुख से जो निकलने वाली वायु है वो जिह्वा और तालु के बीच से होकर के जा रही है, और इस दौरान ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिह्वा तालु को स्पर्श करना चाह रही है लेकिन स्पर्श नहीं कर रही है। इसलिए ई को हम तालव्य में रखेंगे। ई के बाद आता है नंबर ऊ का। ऊ जब हम बोलते हैं तो दोनों होठ जो हैं हमारे वो स्वतः ही गोलाकार स्थिति में आ जाते हैं, इसलिए ऊ को हम ओष्ठ के अंतर्गत रखते हैं। ऊ इसके बाद नंबर आता है री का। मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा हूं कि री के बारे में हम चर्चा आगे करेंगे। जब हम री का उच्चारण कर रहे हैं तो जिह्वा मूर्धा को स्पर्श कर रही है। जब हम री का उच्चारण कर रहे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि जिह्वा बहुत हल्का सा मूर्धा को स्पर्श कर रही है। अब बड़ी समस्या ये है कि मूर्धा कहते किसे हैं। तो जब हम ट ठ ड ढ ड़ बोलते हैं और जिह्वा जिस जगह को बार बार स्पर्श कर रही है उसे हम मूर्धा कहेंगे। और री के उच्चारण के दौरान जिह्वा बहुत हल्का सा उस जगह को स्पर्श करती है, इसलिए इसे हम मूर्धा के अंतर्गत रखते हैं। यहां पे आपको थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा होगा मेरी बातों में। चूंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब स्वर की परिभाषा बताई थी तो मैंने ये कहा था कि जिह्वा मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करेगी। जब भी स्वर की बात होगी तो जिह्वा मुख के किसी भी हिस्से को स्पर्श नहीं करेगी। लेकिन यहां री जो है वो स्वर भी है और जिह्वा स्पर्श भी कर रही है। ये दोनों की दोनों बातें परस्पर विरोधाभासी बातें हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अभी जब स्वर की परिभाषा मैं बता रहा था उसी दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि स्वरों को मात्रा लगाने का अधिकार प्राप्त है। पूरी की पूरी वर्णमाला में अगर मात्रा किसी की लगती है तो स्वरों की लगती है। तो चूंकि री का अपना मात्रा चिन्ह भी है, री का अपना मात्रा चिन्ह है, इसलिए री लेखन की दृष्टि से तो स्वर है परंतु उच्चारण की दृष्टि से स्वर नहीं है। ये तो बात हो गई री की। अब हम बात करते हैं ऐ। कंठ तालव्य। दो शब्दों से मिलकर बनने वाला यह शब्द है जिसे हम कंठ तालव्य कहते हैं। पहला शब्द है कंठ और दूसरा शब्द है तालव्य। तो कंठ से हमने ले लिया अ और तालव्य से हमने ले लिया ई और दोनों मिलकर के हो गए ए। इसकी जरूरत हमें, ये जो दोनों जोड़ा है मैंने अ और ई की, इसकी जरूरत हमें स्वर संधि में पड़ने वाली है। इसी तरह से इसी ए में हमने अ को जोड़ दिया। इसी ए में हमने अ को जोड़ दिया और दोनों मिलकर हो गया ऐ। ये तो बात हो गई ए की। अब बच गए ओ और औ। उसके लिए हम जो छठवें नंबर पे जो उच्चारण स्थान आता है वो है कंठ ओष्ठ।
ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, कंठ्योष्ठ, कंठ और ओष्ठ। कंठ में हम ले लेंगे, जैसे हमने ए में लिया था अ को, और ओष्ठ से ले लेंगे ऊ को। कंठ से लिया अ, ओष्ठ से लिया ऊ, और दोनों मिलकर के क्या हो गए? दोनों मिलकर के ओ हो गए, दोनों मिलकर के ओ हो गए। अब इसी ओ में जब हम अ को मिला देंगे, इसी ओ में जब हम अ को मिला देंगे तो अ का निर्माण हो जाएगा। दोनों मिलकर के हो गए अ। ये था उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान एक बार फिर से समझिए कि जो 11 स्वर हैं, वो 11 स्वर मुख के किन किन हिस्सों के सहयोग से उच्चरित हो रहे हैं, इन्हीं को हम उच्चारण स्थान कहते हैं। जिनमें पहला था कंठ, और कंठ से आ, तालव्य, तालव्य से ई, तीसरा ओष्ठ, ओष्ठ में ऊ, चौथा मूर्धा, मूर्धा से री, पांचवा कंठ तालव्य ए, कंठोष्ठ ओ और औ। आज के लिए बस इतना ही। कल के वीडियो में हम जो इसके आगे का वर्गीकरण है उस पर चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट के माध्यम से। इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे हमें और प्रोत्साहन प्राप्त हो सके और हम और ढेर सारी परीक्षोपयोगी सामग्री आपके लिए लेकर के प्रस्तुत हो सकें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सके। धन्यवाद।